हाँ, तो माने जैसा कि मैं पता चल गया हम लोगों को कि 4 तारीख से हम लोगों का 4 तारीख को 4 तारीख से ये पेपर है। तो उसके लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया है। देखिए, ज़रूरी नहीं आप इसे मानें और सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो लोग अभी पढ़ाना मतलब यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट ही किए हैं। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से कर रहे हैं और जो 1-2 बार कम से कम 2-3 बार किताबें पढ़ चुके हैं। तो मैंने एक टाइम टेबल ले आया है। जैसे कि मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, प्रत्येक मंडे को मैं मॉडर्न इंडिया को पहले तो मॉडर्न इंडिया राजीव यही वाली पूरी खत्म कर लूँगा। ये शायद एक ही दिन में खत्म मैं करूँगा और फिर इसके बाद सारे पेपर मैं ऐसे ही लगाऊँगा जैसे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसके बाद ट्यूसडे को मध्यकालीन और एनसीईआरटी। देखिए, प्रत्येक के सोर्स अलग रहेंगे। जैसे मध्यकालीन में अपने सर कोचिंग के नोट्स फॉलो करूँगा। एंशिएंट के लिए भी कोचिंग का नोट्स फॉलो करूँगा। मॉडर्न के लिए राजीव अहिर फॉलो करूँगा। फिर इसके बाद बुधवार गुरुवार को मेरा भूगोल चलेगा। भूगोल में मैं 6 से 12 पहले एनसीईआरटी कवर करूँगा। अगर वो खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि 6 से 12 जब मेरा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन लगाऊंगा। 6 से 12 एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में खत्म करने का मैं प्रयास करूँगा। प्लस करंट अफेयर मैं पर डे फॉलो करूँगा। जैसे इसमें करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं विजन 365 को फॉलो करूँगा। इसी प्रकार इसमें भी फॉलो करूँगा। फिर इसके बाद फ्राइडे को मैं पॉलिटी लूँगा। ये पॉलिटी मेरा अंत तक चलेगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा पोर्शन है। इसको मैं लक्ष्मीकांत से कवर करूँगा और फोकस करूँगा उस पे जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसका करंट अफेयर भी मैं विजन 365 से कवर करूँगा। फिर सैटरडे को मेरा एनवायरनमेंट का कार्यक्रम रहेगा। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई है। जब शनिवार को एनवायरनमेंट की क्लास लूँगा तो उसमें आप देख पाएँगे कि क्या है। इसके बाद हमारा 2 चीज़ देखिए, करंट हो गए, बाकी सारे मेजर सब्जेक्ट हो गए। 2 सब्जेक्ट छूटेंगे, इकोनॉमिक्स प्लस साइंस एंड टेक। तो जब हमारा इसमें से कोई सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा तो उसकी जगह मैं इसको एडजस्ट करता जाऊँगा। प्लस जैसे-जैसे सब्जेक्ट खत्म होते जाएँगे, पहले तो हम लोग टॉपिक वाइज़ टेस्ट लगाएँगे, फिर इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लगाएँगे, जो कि पहले भी हम लोग लगा चुके हैं। जैसे मैं प्रयास करूँगा कि रोज़ एक टेस्ट खत्म करूँ, विज़न का या अध्यय का, और इसको 4 अक्टूबर से पहले हमें सब खत्म कर लेना है और 2-3 बार एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है? प्लस रात को 10 बजे सॉरी, मैं लॉ ऑप्शनल जो है अपना एक टॉपिक रोज पर डे पढ़ाऊंगा। ये मेरे लिए है कि से मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास रहेगा, प्लस जिसको ये आवश्यकता हो वो यूट्यूब पे इसको देख सकता है। तो आज जो मंगलवार है जैसे मैंने बताया, आज हम पूरा खत्म करेंगे वीडियो हिस्ट्री। जल्दी खत्म करने के लिए मैं अपने नोट्स को भी फॉलो करूंगा। देखिए, नोट्स कोई भी नोट्स आपको पूरा नहीं दे सकती, ना कोई किताब यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज पे निर्भर होना पड़ेगा। ये बस मैं एक ब्रीफ ले लेता हूँ कि हम लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है, तो एक बार एक ब्रीफ लेने से पूरा आइडिया हो जाएगा। तो जैसे पूर्व मध्यकालीन संस्कृति को मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले इस वाले वीडियो में हम देखेंगे धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, ये 4 चीज़ देखेंगे। तो आइए सबसे पहले धर्म देखते हैं। मैं बहुत जल्दी-जल्दी बना रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, देखने को देख सकते हैं, लेकिन ये 4 अक्टूबर को पेपर देंगे, उनके दृष्टि से मैं जल्दी-जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिर्फ पर डे एक सब्जेक्ट खत्म करना एक आसान बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले धर्म देखेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, प्रमुख रूप से यही धर्म था। इसमें तंत्रवाद ज़्यादा बढ़ेगा, जिसमें कि ब्राह्मण धर्म जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में उतना वर्चस्वशाली अंतिम समय में नहीं रह गया था, लेकिन जैसे ही मध्यकाल पूर्व मध्यकाल शुरू हुआ तो इसमें इसका विकास बहुत तेजी से हुआ। फिर जैन धर्म का स्थिति एंशिएंट के जैसे ही बना रहा। बौद्ध धर्म इसमें पतन हुआ। हम डिटेल में इसको पूरा देखेंगे क्या है। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म, और ब्राह्मण धर्म में भी हम इसके कई संप्रदाय में जैसे बटे हैं सबको देख लेते हैं। तो ब्राह्मण धर्म पूर्व की भांति अच्छी स्थिति में बना रहा है। इस काल में वैष्णव धर्म, 7 देवी पूजा, ये सब इसी प्रकार बढ़ते रहे। तो शैव संप्रदाय सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, शैव संप्रदाय क्या है कि यह लगभग पूरे भारत में फैला था, ठीक? और यह शैव संप्रदाय जो है ये कई उप संप्रदायों में बटा हुआ था। देखिए, इसमें से जो ये लिंगायत समुदाय है ना, इससे पिछले साल शायद यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि सर ने इसको बहुत पहले से ही पढ़ाते आए हैं। देखिए, शैव संप्रदाय को जो कई उप संप्रदाय में बटा, उसमें पहला है पाशुपत संप्रदाय। देखिए, इसकी स्थापना जो थी लकुलिस ने की थी, तथा इसमें भगवान शिव के सभी
मतलब सभी पशुओं का भगवान शिव को स्वामी माना गया है। इसमें पाशुपत संप्रदाय में जिसकी स्थापना लोकुलिस ने की थी। वीरशैव या लिंगायत समुदाय, इसके संस्थापक वासव माने जाते हैं, जो कि कलचुरी आंध्र प्रदेश में एक शासक था, कलचुरी शासक, उसके जो है मंत्री गण थे, ये जो थे इसके संस्थापक थे। देखिए लिंगायत समुदाय इसलिए बहुत यूनिक, इसलिए वर्तमान जो संविधान है उसके लगभग लगभग सभी कुछ इसमें माने जाते हैं। जैसे लिंगायत समुदाय में क्या होता था कि इसमें जाति पात छुआछूत आदि का ये लोग विरोध करते थे। महिलाओं को समानता की भाषा से देखते थे, कि हम लोग देखते हैं मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ जो लिंगायत समुदाय के जो आचार्य थे या लिंगायत समुदाय के जो मानने वाले थे, वो अपना जो प्रचार प्रसार है वो कन्नड़ भाषा में किया करते थे। ठीक है, तो ये लिंगायत समुदाय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर शैव संप्रदाय में अगला संप्रदाय आता है, ये जो शैव संप्रदाय में पाशुपत समुदाय, वीर शैव या लिंगायत समुदाय सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अगला संप्रदाय जो नया संप्रदाय है वो है नाथ संप्रदाय। देखिए ये योगी जी वाला संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय ये बस्ती गोरखपुर देवरिया में मुख्य रूप से ये जो था फेमस था, तथा इसमें नौ नाथ की संकल्पना की गई, जिसमें से कि भगवान शिव नौ नाथों में प्रथम नाथ थे, तथा मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, इसके दो और नाथ बहुत लोकप्रिय नाथ। नाथ संत क्या करते थे कि अपने शरीर पर भस्म लपेटते थे तथा योग एवं शास्त्र का अभ्यास किया करते थे। इनका जो है सूफियों से बहुत अच्छा संबंध था। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, पीसीएस में इफेक्ट हो सकता है। निजामुद्दीन औलिया जो है ये योग सिखा करते थे नाथ संप्रदाय के नाथों से। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत में ही एक नैनार आंदोलन हुआ। ठीक है, नैनार अलवार, ये भी बहुत जरूरी है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नैनार जो है थोड़ा इससे मिलते जुलते हैं लिंगायत समुदाय से। ये क्या थे कि पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में पल्लव एवं चोलों के अधीन नैनार आंदोलन का उद्भव हुआ। दक्षिण भारत में भगवान शिव के उपासक के समूह को नैनार कहा जाता है। नैनारों की कुल संख्या 63 है। तो भाई ये संख्या देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा 63 थे। इसमें कुल 63 आचार्य में ये जो शिव के भक्त थे दक्षिण भारत में, उनको नैनार कहा जाता था। इस आंदोलन में भी जाति पाति की निंदा की गई और महिलाओं में समानता का वकालत किया गया है। फिर देखिए जो नैनार थे शिव भक्त, इसी प्रकार दक्षिण भारत में विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। अलवार जिसमें कि कुल 12 संत हुए। नैनार आंदोलन की भांति अलवार आंदोलन भी पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत की प्रमुख विशेषता थी। वैष्णव धर्म में शैव धर्म की भांति ही वैष्णव संप्रदाय भी इस काल में अच्छी स्थिति में था। जिसके विभिन्न भागों में विष्णु के उपासक भागवत सातवत की चर्चा मिलती है। देखिए अगला जो शाक्त, जिसमें कि देवी पूजा होती थी। पूर्व मध्यकाल में देवी पूजा की भी काफी लोकप्रियता स्थापित हुई थी। इस काल में भी विभिन्न देवी देवताओं के अनेक मंदिर स्थापित हुए। देवी पूजा में तंत्रवाद काफी लोकप्रिय हुआ। देखिए ये तो हो गया हिंदू धर्म के जो विभिन्न प्रकार के संप्रदाय थे। फिर ये ब्राह्मण धर्म। फिर अगला आता है जैन धर्म। तो देखिए जैन धर्म में क्या हुआ कि जैन धर्म जो था वो पहले की भांति वैसे ही बना रहा है। इसमें कुछ गुजरात में चालुक्य सोलंकी शासकों ने इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, और जैसे कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चालुक्य सोलंकी शासकों के संरक्षण में इस काल में राजस्थान, गुजरात में अनेक जैन मंदिर भी बनवाए गए। तो जैन धर्म जैसे एंशिएंट काल में था, बहुत न अच्छी न बहुत बुरी, वैसी स्थिति इसकी बनी रही, सामान्य स्थिति। फिर देखिए पूर्व मध्य काल में बौद्ध धर्म क्या हुआ। देखिए बौद्ध धर्म में बहुत कमी देखी गई भारत में, मुख्यतः भारत के अंदर बौद्ध धर्म में बहुत पतन हुआ, क्योंकि इसमें देखिए सहजयान, तंत्रयान, कालचक्रयान जैसे भौतिकता को बढ़ावा देने वाले कई उप संप्रदायों का एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें प्रधानता हो गई। ये लोग सब बढ़ने लगे, इसमें तंत्र मंत्र, सुरापान, मांस मदिरा, इन सबसे दूर था, इसलिए तो बौद्ध धर्म को सब मानते थे मध्यम वर्गीय। लेकिन जब इसमें भी तंत्र मंत्र और ये मदिरा, ये सब मांस वगैरह आ गया, तो इसमें भी इससे भी लोग दूर जाने लगे। कहीं ना कहीं इसके पतन का एक कारण था। देखिए बौद्ध धर्म के पतन का कारण यहाँ सर ने जो बताया है, ये इसको अगर देखें तो एक ऊपर से पतन इन द सेंस कि इस समय हिंदू धर्म में अवतारवाद बहुत तेजी से संक्रमण। अवतारवाद तो गुप्त काल से ही आ गया था, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा
प्रभाव इसमें देखा जाने लगा और बुद्ध को हिंदू धर्म का ही एक भाग माना जाने लगा कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार है। दूसरी बात क्या है, इस समय बौद्ध धर्म में बहुत से कम जैसे विद्वान जैसे एंशिएंट काल में आए थे, उस हिसाब से इसमें नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो इसमें अच्छा हिंदू धर्म में शंकराचार्य जैसे विद्वान आए, इन्होंने हिंदू धर्म को वकालत की तथा बताया कि हिंदू धर्म क्यों महान है, मतलब हिंदू धर्म इन द सेंस ब्राह्मण धर्म। और इसके कारण इनको चुनौती देने वाला कोई भी बौद्ध कह सकते हैं कि जो बौद्ध आचार्य नहीं आए। इसके साथ ही वाय आक्रमण से हुड़ों का आक्रमण, मुस्लिम धर्म की वो आक्रमण और मुस्लिम धर्म का उभरना जो है बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। एक प्रकार से चौतरफा हमला बौद्ध धर्म पे हुआ और बौद्ध धर्म की खुद की कमियां, बौद्ध धर्म की इस युग में भारत में कमी का बहुत ज्यादा, भारत में पतन का बहुत बड़ा कारण रहा। लेकिन अब तो ये ऊपर से पतन, नीचे से पतन करते क्या हो कि बौद्ध धर्म में बहुत सी बुराइयां प्रवेश कर गई, जैसे मैंने यहाँ बताया सब तंत्र मंत्र सुरापान मांस वगैरह ये सब, तथा राजाओं एवं व्यवसाय का संरक्षण का बंद हो गया इस समय। ये सब कारण भी बौद्ध धर्म का बड़ा पतन हुआ। फिर देखिए पूर्व मध्य काल में क्या हुआ, हमने देख लिया ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब देखते हैं तंत्रवाद। तो बौद्ध धर्म हो गया, हाँ तंत्रवाद। इस पूर्व मध्य काल में तंत्रवाद का विशेष प्रसंग स्थापित हुआ। इसमें जादू टोना बलि इत्यादि पे ज्यादा जोर दिया गया। तंत्रवाद का सभी धर्मों में प्रवेश हुआ, जैसे ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब में। तंत्रवाद के उद्भव का कारण क्या था, देखिए इसमें क्या हुआ कि भूमि जो है, भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाने लगा तथा सुदूरवर्ती कबीलाई इलाकों में उनकी पहुंच हो गई। आदिवासियों की संस्कृति में तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब होता था और उनके साथ ब्राह्मणी संस्कृति जुड़ गई तथा पुजारी वर्ग द्वारा दान दक्षिणा से प्राप्त जो पुजारी वर्ग को दान दक्षिणा मिलने लगा, इससे भी जो है तंत्रवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। तंत्रवाद में जानवरों एवं कीटों से फसलों एवं अनाजों की रक्षा करने के लिए तथा रोग निवारण में आयुर्वेद द्वारा इलाज करने की शिक्षा दी जाती है। इससे आम लोग इसकी ओर अग्रसित हुए। तो ये सब था तंत्रवाद और बाकी धर्म देखने की पूर्व मध्यकालीन स्थिति में कैसे हुआ है। एक छोटा सा व्यू देख लेते हैं कि इसमें जो दर्शन हुए, देखिए भारत में हमेशा से देखते आए हैं कि एशियन काल से ही विभिन्न प्रकार के मत ये सब थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल में जो प्रमुख रूप से दर्शन हुए उनको देख लेते हैं। इसमें देखिए बौद्ध दर्शन तो लगभग जो एशियंट काल में थे वही सबसे ज्यादा थे। जैन दर्शन भी बहुत ज्यादा एशियंट काल का ही ज्यादा प्रभाव रहा। इसमें भौतिकीवादी दर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिला। फिर वैदिक दर्शन जो शंकराचार्य ने दिया वो बहुत ज्यादा फला फला। प्लस षट दर्शन, षट दर्शन क्या था, इसमें 6 विद्वानों का जो दर्शन था, 6 दार्शनिक हुआ, वो वो बहुत फेमस है और इसके बारे में हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है और पीसीएस में भी, कि जैसे न्याय दर्शन में उलूक कड़ाद नाम दे देते हैं, वैशेषिक दर्शन में गौतम मुनि, इसको मिलान वगैरह के लिए कोचिंग नोट्स वगैरह में बहुत पूछते हैं, इसको ध्यान से देखिए। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, गौतम मुनि थे। गौतम मुनि जो है न्याय दर्शन के संस्थापक थे। इस धर्म में मतलब इस दर्शन में सॉरी तर्क पर बहुत बल दिया जाता है। इस दर्शन में तर्क पर बहुत बल दिया जाता है। जैसे इसमें एक कहावत प्रचलित है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। मतलब इसमें कुल मिला के तर्क पे ही हर चीज पे तर्क ढूंढा जाता है, कि जैसे कहते हैं ना हर चीज पे सवाल उठाना। तो वो न्याय दर्शन में गौतम मुनि जो है ये जरूरी मुख्य है, ध्यान देना इसके प्रमुख है। फिर है वैशेषिक दर्शन। ये वैशेषिक दर्शन दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कड़ाद। उलूक कड़ाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ये ध्यान ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिसमैच कर देते हैं। तो इसमें जैसे कि एटम परमाणु संबंधी ज्ञान की चर्चा की गई है। माना गया पदार्थों की उत्पत्ति पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश जैसे 5 तत्वों से हुई है। भारत में भौतिकी का विकास मतलब फिजिक्स का विकास जो है इसी दर्शन से माना जाता है। देखिए सांख्य, सांख्य में कपिल इसके प्रवर्तक है कपिल मुनि। कपिल मुनि इसके जो है प्रवर्तक है। यह एक द्वैतवादी दर्शन है तथा जिसमें ईश्वर को जगत का कारण नहीं माना गया है, बल्कि यह माना जाता है कि जगत की उत्पत्ति पुरुष तथा प्रकृति नामक 2 तत्वों के मेल से हुई है। ईश्वर कृष्ण की सांख्यिका इसके जो है प्रमुख पुस्तक है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, षट दर्शन में है पहला तो न्याय गौतम मुनि, वैशेषिक उलूकड़ाद, सांख्य कपिल मुनि, पतंजलि। अब अगला देखा सांख्य जो है कपिल मुनि, इसमें जो मुख्य बुक है सांख्य कारिका, जिसके की लेखक हैं ईश्वर कृष्ण। यह सांख्य युग से, सांख्य कारिका सांख्य दर्शन से संबंधित है, ईश्वर कृष्ण इसके लेखक हैं। इसके बाद पतंजलि, पतंजलि जो है ये जानते हैं कि
यौगिक क्रिया मतलब पतंजलि जो है यौगिक क्रियाओं के वो थे, यौगिक क्रियाओं के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि थे। मीमांसा दर्शन, देखिए मीमांसा दर्शन को दो भागों में हम बांटते हैं। पूर्व मीमांसा इसके प्रतिपादक जैमिनी है तथा इसमें वैदिक कर्म कांड पर बल दिया जाता है। यज्ञ इत्यादि विमोक्ष प्राप्ति इसका प्रमुख साधन माना गया है। वैदिक दर्शन में देखिए दो है, कर्म कांड, ज्ञान मार्ग, इसमें उपनिषदों का बताया जाता है। फिर ये तो हो गया पूर्व मीमांसा। एक उत्तर मीमांसा होता है, इसमें उपनिषदों के दार्शनिक पक्ष का विश्लेषण किया गया है। सर्वप्रथम वादरायण ने उपनिषदों के सूत्रों की व्याख्या की थी। किसने? वादरायण ने। बाद में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए जिन्होंने वेदांत दर्शन पर विभिन्न दृष्टियों से अनेक दार्शनिक विचार दिए। वेदांत दर्शन में देखिए शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन, जिसमें और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, ये कभी कभी मेल पूछ लेता है। माधवाचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद किसने दिया? माधवाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए अब देख लेते हैं धर्म देख लिए हम लोग, अब भाषा साहित्य देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में भाषा साहित्य जो थे इसमें क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो गुजराती, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, बंगाली, हिंदी सबकी उत्पत्ति इसी में हुई, परंतु इसकी मौलिकता और सृजनात्मकता में अभाव आया तथा इसमें ज्यादातर आडंबरपूर्ण एवं अतिशयोक्तिपूर्ण टीकाओं की रचना की गई। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। तो इसकी अच्छाइयाँ ये रही कि इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत ज्यादा विकास हुआ। कमी ये रही कि मौलिकता एवं सृजनात्मकता का अभाव हुआ, आडंबर की वृद्धि हुई तथा बहुत सी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रचनाओं का, टीकाओं का रचना की गई। इसके देखिए प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। इसको जैसे सर ने लिखवाया है यहाँ पर, तो देखिए पूरा मैं कह सकता हूँ ये एकदम सफिशिएंट नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा तथा किसी हर प्रश्न में कुछ न कुछ इनसे मिल जाएंगे जिससे हमें विकल्प लगाने में आसानी होगी। देखिए संगीत के ग्रंथ सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो संगीत मकरकंद, इसके लेखक जो हैं नारद हैं। मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय, संगीत रत्नाकर सारंगदेव। पूर्व मध्यकाल में ये तीन प्रमुख जो पुस्तकें फेमस हैं, इनके नाम एक बार आप लोग याद रख लीजिएगा। संगीत मकरकंद नारद, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय, संगीत रत्नाकर सारंगदेव। देखिए इतिहास के ग्रंथ जो प्रमुख, जैसे हर्षचरित बहुत फेमस है, बाणभट्ट। नैसांचरित पद्मगुप्त, राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास जिसमें है कल्हड़, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये इतिहास की प्रमुख किताबें हैं, ध्यान दीजिएगा। संगीत मकरंद नारद, मानसोल्लास सोमेश्वर तृतीय, संगीत रत्नाकर सारंगदेव, हर्षचरित बाणभट्ट, नैसंचरित पद्मगुप्त, राजतरंगिणी कल्हड़, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। देखिए संस्कृत गद्य जो इसमें प्रमुख रूप से आए, रामचरित, संध्याकर नंदी, थोड़ा नंदी गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। नैसचरित श्रीहर्ष और नित्य विक्रमादित्य मम्मट। मम्मट, नित्य विक्रमादित्य, नैसचरित श्रीहर्ष, संध्या कर नंदी जो है रामचरित। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब कभी रामचरित के आगे चंद्रबरदाई लिख देगा, पृथ्वीराज रासो के अंदर ये लिख देगा, तो ये किताबें जो है हमेशा हर परीक्षाओं में ये बहुत जरूरी है। ये जो लिस्ट है इसको आप एकदम रट लीजिए, मैं भी रट लेता हूँ, मुझे तो रटा है। फिर देख लेते हैं इसमें जो कला साहित्य, कला साहित्य में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इस काल के मंदिर थे। इस काल में मंदिर बहुत जबरदस्त बने, इस काल में मंदिरों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। पूरे मध्यकाल में अनेक रूप से काफी भव्य विकास हुआ किसका? मंदिरों का। तो इसमें देखिए मंदिर के जो 3 शैलियां हैं, ठीक है, मंदिरों की संख्या तो बहुत हजारों संख्या में है, इसमें कि कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ के कौन सा मंदिर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें शैलियां जो थी, जो मंदिर जिस शैली में बनी वो प्रमुख से 3 थी। इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर पूछता है, खासकर नागर और द्रविड़। तो सबसे पहले नागर शैली को ही देख लेते हैं। देखिए इस शैली के मंदिर का निर्माण उत्तर भारत में कश्मीर से विंध्य पर्वत तक हुआ, हिमालय से विंध्य के मध्य हुआ। नागर मंदिर में देखिए चबूतरा जो होता है इसमें ऊंचा होता है। हम यही द्रविड़ में देखेंगे चबूतरा जो होगा वो नहीं होगा या नीचा होगा, होता ही नहीं था। फिर नागर मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार या आयताकार होता था। ये द्रविड़ मंदिर में भी होता था कि गर्भगृह जो होता था ये वर्गाकार या आयताकार दोनों होता है। गर्भगृह के ऊपर रेखी शिखर नागर आर्य शिखर बना होता है।
और उसमें जो होता है ना, वो आगे देखेंगे, उसमें दूसरे आकार का होता है। शिखर को बनाने के लिए गर्भगृह के चारों कोनों पर प्रक्षेपण खींचकर ऊपर की तरफ ऊंचा ऊंचा उठाया जाता है। इसमें जो रेखी शिखर होता है, उसमें इसमें जो ऐसे रेखी शिखर होता है नागर में, उसमें होता है ऐसे होता है, इस प्रकार का। गर्भगृह के चारों तरफ अंतराल होता है, जिसका प्रयोग प्रदक्षिणा पर, मतलब जो चारों तरफ मंदिर को घूमते नहीं हम लोग, चक्कर लगाते हैं, उसके लिए किया जाता है। गर्भगृह के सामने देखिए इसमें क्या क्या होता है, महामंडप, ध्यान दीजिएगा किसके हैं, महामंडप, अर्धमंडप, नृत्य मंडप, ये हैं किसके, नागर के, नागर शैली मंदिरों के महामंडप, अर्धमंडप, नृत्य मंडप। और तथा नागर मंदिर में बाहरी भागों पर देवी देवताओं, अप्सरा, किन्नर, मिथुन जैसे कि ये सब चित्र बने होते हैं तथा इसमें उड़ते देवदूत, नारद, समान स्त्री चरित्र, स्त्री पुरुष के भी चित्र बने होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मैंने थोड़ा बनाया, अच्छे से नहीं बन गया, लेकिन नागर शैली के मंदिर जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। मैंने पंखा बंद किया है कि इसलिए पंखे की आवाज़ इस माइक में आ जाती है, तो आवाज़ घड़-घड़ घड़ होने लगती है। एक बार वीडियो मेरा ऐसे ही चला गया, तो इसलिए गर्मी लग रही है। तो देखिए ये जो नागर शैली के जो मंदिर है, इसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रकार बना है। देखिए इसमें जो होते हैं महामंडप, अर्धमंडप, नृत्य मंडप, ठीक। और इसका ये जो है रेखी शिखर है, ये जो शिखर है ना, शिखर ये ऊंचाई ये है। फिर देखिए इसमें कलश है, कलश किस पे है, आमलक पे, आमलक, कलश, रेखी शिखर, ठीक। फिर प्रदक्षिणा पर्थ इसका ऐसे होता है। चबूतरा देखिए, इसका जगत ही जो होता है ऊपर होता है, द्वार कुछ खास नहीं होता है, एक छोटा सा द्वार होता है, इससे सब लोग जाते हैं। अच्छा, ये मंदिर जो होते हैं ना पंचायतन शैली के होते हैं। पंचायतन शैली का मंदिर जैसे कहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि पंचायतन शैली में मुख्य देवता जो होता है बीच में होता है, बाकी किनारे किनारे चार जो होते हैं सहायक देवता होते हैं। अगर कहा जाए सूर्य की पंचायतन शैली के मंदिर, तो सूर्य का बीच में होगा, किनारे किनारे और देवी देवता। जैसे अगर कहा जाए शिव का पंचायतन शैली का मंदिर, तो शिव जी बीच में होंगे, बाकी पार्वती, गणेश, सूर्य, विष्णु, ये सब अगल बगल मंदिर होंगे। तो ये जो नागर शैली है, पंचायतन शैली में ही ज्यादातर, क्या सभी लगभग ज्यादातर मंदिर पंचायतन शैली में बनी है। देखिए जो बहुत शुरू के पंचायतन शैली के मंदिर है उसको देख लेते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर के यूपी में है। कंदरिया महादेव खजुराहो में है, महाराष्ट्र। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। असरावली मंदिर, सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी बहुत टिक लगाने के लिए आ जाता है, मिसमैच हो जाता है। देवगढ़ दे देगा, खजुराहो, कंदरिया महादेव, ललितपुर, उतना सरल देता नहीं, लेकिन एक बार आप ध्यान दिए रहिए, कुछ ना कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखिए नागर शैली की और से मंदिर है, वो आप चाहे तो नितिन संघानिया या मेरे कोचिंग के नोट्स में है, उसमें से पढ़ सकते हैं। बहुत से मंदिर है, इसको हम टेस्ट सीरीज में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अगली बताए ना द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मंदिर का मुख्यतः विकास कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो चबूतरे नहीं रहते थे, पहली बात, इसमें गर्भगृह इसमें भी वर्गाकार आयताकार होता था। इसके शिखर जो है सरोज भाग पर स्तूपिका बनी होती थी। गर्भगृह के सामने बहुसंख्यक स्तंभों पर महामंडप, मंडप, नंदी मंडप, उसमें नित्य मंडप क्या क्या होता था देख लीजिए। इसमें नित्य मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, नित्य मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, इसमें महामंडप, मंडप, नंदी मंडप होते थे। तो इसका जो द्वार होता था ना घुसने वाला, वो बहुत भव्य होता था, जिसे गोपुरम कहते थे दक्षिण भारत के मंदिरों में। ये देखिए इसका जो ये पिरामिडाकार होता था, उसमें कैसे होता था, उसमें कुछ इस टाइप का होता था, रेखी शिखर होता था, ठीक। और द्रविड़ में जो होता है ये पिरामिडाकार होता है, महामंडप, मंडप, नंदी मंडप, नित्य मंडप, मंडप, और वो होता था। देखिए इसमें क्या होता है, तालाब ये सब होता था, गोपुरम भव्य होता था, मंदिरों के सामने प्राय नंदी बैल होते थे, प्रदक्षिणा पर इसमें भी होता था, तथा इसका जो गर्भगृह होता था आयताकार या वर्गाकार, इसमें भी होता था। तो इसका जो विकास हुआ ना, ये एक राजा के उसमें नहीं हुआ। द्रविड़ मंदिर, द्रविड़ मंदिर जैसे 7वीं से 9वीं सेंचुरी में पल्लव शासकों के शासन में, 9वीं से 13वीं सेंचुरी के बीच चोल, 14 से 16वीं शताब्दी के में विजयनगर। विजयनगर एनसीईआरटी में एक स्पेशल चैप्टर दिया है, मैं इसको भी पीडीएफ बना के समझाऊंगा कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी का फेवरेट है भाई ये, इसमें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना रहती है। फिर नया कौन, 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो उत्तरी भारत में 12वीं सदी में जहाँ जहाँ नागर शैली में बनना बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तुर्क का शासन हो गया था, तो यहाँ पर ज्यादातर मस्जिदें या गुंबद बनने लगे थे। लेकिन द्रविड़ शैली 17वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो ये द्रविड़ शैली थे ना, ये शुरू में क्या करते थे, रॉक कट बनते थे, लेकिन बाद में ये स्ट्रक्चरल बनने लगे कि डायरेक्ट
से बनने लगे। पहले तो पत्थर ही रहते थे, बहुत बड़े पहाड़, उन्हीं को काट काट के पूरा मंदिर ऐसे ऐसे बना देते थे। इसमें देखिए मंडप महेंद्र वर्मा शैली नरसिंह वर्मा शैली तक विकास हुआ। पहाड़ी के सामने की तरफ से काटकर छोटा कच्छ बरामदा निर्माण, इसमें पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर रथों ये सब देखिए, इसमें बहुत से हम्पी वगैरह है, ये सब मैं टेस्ट सीरीज में जब करूंगा ना तो उसमें कवर हो जाएगा। फिर अंतर पूछा है, शिखर रेखी पिरामिडाकार चबूतरा होता था नागर में, इसमें नहीं होता था। ठीक, और आमलक और कलश होता था, इसमें स्तूपिका होती थी, इसमें तालाब वगैरह होता था, नहीं होता था, और इसमें तालाब वगैरह होते थे। और इसका प्रवेश द्वार भव्य नहीं होता था, गोपुरम इसके प्रवेश द्वार कहा जाता था, बहुत भव्य होता था। निर्माण मानव शरीर के अभिव्यक्ति के रूप में होता था तथा ऊपर से नीचे 3 भागों में बाँटा होता था। वास्तुशास्त्र की भाषा में इसे प्रसाद कहा जाता था, जबकि इसमें मंदिर निर्माण इसमें मानव शरीर का धातु होता था, लेकिन इसे 6 भागों में बाँटते थे तथा इसे जो वास्तुशास्त्र की भाषा में इसे विमान कहते थे। ठीक, तो द्रविड़ में विमान कहते थे। यह भी मनुष्य के शरीर के भांति 6 भागों में बँटता था, और ये मनुष्य के शरीर की भांति 3 भागों में बाँटते थे। इसे वास्तुशास्त्र की भाषा में प्रसाद कहते थे। तो बेसर शैली कुछ नहीं, बेसर शैली जो था ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो था चालुक्य राष्ट्रकूट और होयसल में ये द्रविड़ और नागर का मिला जुला वो था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्रविड़ और इसका मिला जुला जो था रूप था, यही बेसर शैली था। और बाकी इसमें कुछ स्पेशल नहीं। देखिए इसी में जो था नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली रहता है ना। द्रविड़ शैली में कई हुआ, जैसे 709 में वो सब लोगों ने की, फिर 1417 में विजयनगर शैली, ये सब यही था। ये देखिए इसमें पूरा दिया है, थोड़ा समय के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे मैं बताऊंगा कैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ तथा मुगल काल, फिर मुगल काल में जो बिल्डिंग वगैरह बनी। ठीक है।